नमस्कार। दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर पराशर और आज का ये कार्यक्रम आधारित है एक बहुत ही खास विषय पर जिसे हम सब जानते हैं और आज पूरे देश भर में ये चर्चा का विषय भी है, वन नेशन वन इलेक्शन। जी हाँ, एक देश है और एक ही इलेक्शन हो तो कितनी बड़ी बात है। बहुत सारे जो हमारे इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल है और सोशल एस्पेक्ट हैं उस पर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या इसके प्रभाव होंगे जब हमारे पूरे देश में एक साथ इलेक्शन होगा, चाहे वो आम चुनाव हों और स्टेट के इलेक्शंस हों, अर्बन लोकल बॉडीज़ के एक साथ सभी इलेक्शंस हों, तो क्या उसके फ़ायदे रहेंगे और क्या किन किन एस्पेक्ट्स पर हम कैसे कैसे समझ सकते हैं। इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे और आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। नरेंद्र कुमार मल्होत्रा जी सेवानिवृत्त मजिस्ट्रेट हैं, खास बातचीत करेंगे और भी समाज के बहुत सारे लोगों से हम बातचीत करेंगे, समझेंगे कि किन किन विषयों पर किस किस आयाम में ये खास है। और बहुत सारे लोगों से हमने बात की है, उनके व्यूज़ लिए हैं, उनसे भी हम देखेंगे, बात करेंगे, समझेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को। उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या सोच रखते हैं, उन्होंने क्या कहा है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा। निश्चित रूप से आपने देखा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश प्रगति करता है। जब बहुत सारी ऐसे अवरोध होते हैं हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, तो उनको जब हम हटा देते हैं तो राष्ट्र तरक्की करता है। और इस तरह से हर रोज, हर दूसरे महीने, हर सप्ताह हमारे देश में हम देखते हैं आमतौर पर इलेक्शन चलते रहते हैं, लेकिन उससे कहीं ना कहीं अवरोध होता है हमारी प्रगति में, हमारी उन्नति में। और इन सब को, इलेक्शंस को एक साथ कर दिया जाए तो उसके क्या हमारे देश में फायदे होंगे और कितनी हमारी तरक्की होगी, और वन नेशन वन इलेक्शन कितना प्रासंगिक रहेगा और क्या हमारा देश तैयार है इसके लिए, उस विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे बीच में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। नरेंद्र कुमार मल्होत्रा जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं बहुत आभारी हूँ दूरदर्शन का कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस विषय पर अपनी राय रखने का। दर्शकों की तरफ से हम जानना चाहते हैं कि आप एक बार इसकी ब्रीफिंग थोड़ा सा बताइए कि आखिर है क्या एक देश एक चुनाव, इससे क्या समझें हम। सर, मैं सबसे पहले इसके लीगल एस्पेक्ट पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं जो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है ना कि विकसित भारत के लिए, उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो नए भारत के निर्माण की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने की है जी, ये बिल जो अभी एक्ट बनने जा रहा है जी, ये उस कल्पना को साकार करने में 100% योगदान देगा। और 100% योगदान किस तरह से देगा जी, ये कोई मेरा फिलोसॉफिकल वर्शन नहीं है, कोई मेरी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। मैं इसको इन सब्सिक्वेंट डिबेट एंड डिस्कशन, मैं इसको लॉजिकली, रैशनली, सोशली, पॉलिटिकली, लीगली कनेक्ट करके एक्सप्लेन भी करूंगा जी। तो जहां आपने पूछा कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या चीज है, तो हमारे देश में 1967 के बाद कई असेंबलीज डिसॉल्व हो गई थी, तो मैसअप सा हो गया जी, एक इलेक्टोरल मैसअप इन द सेंस कि आज का सिनेरियो ये है कि ऑन एन एवरेज हर साल 5 से 7 असेंबलीज का जी इलेक्शन होता है। और अगर गवर्नमेंट सेंटर की स्टेबल है तो 5 साल बाद होगा, वरना उसका भी कोई भरोसा नहीं जी। तो ये इसकी प्रासंगिकता, इसकी रेलेवेंस कमाल की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन लोकसभा के जी, और सभी 28 स्टेट्स के और 8 यूनियन टेरिटरीज के इलेक्शंस जी साइमल्टेनियसली एक ही फेज में होंगे, एक ही समय में। तो इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आएंगे जी। तो उसके लिए जो रिक्विजिट अमेंडमेंट्स हैं, जो कोविंद सर जो हमारे पूर्व महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उनकी कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस की है जी,
सेक्शन 82 ऑफ आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 82(1) से 6 में अमेंडमेंट, 83 में अमेंडमेंट, 127 में अमेंडमेंट और 327 में अमेंडमेंट करने के बाद जी जो नेट रिजल्ट हमारे सामने आएगा वो ये आएगा कि सभी इलेक्शंस इन वन गो होने चाहिए। जी और जबकि इस बिल का ये प्रावधान नहीं है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सजेशंस मासेस की तरफ से, एक्सपर्ट्स की तरफ से, लीगल एक्सपर्ट्स की तरफ से ये भी आ रही है कि लोकल बॉडीज के और कॉरपोरेशंस के, ग्राम पंचायत के और कॉरपोरेशंस के इलेक्शन भी एज ए मैटर ऑफ सेकंड फेज 100 दिन के अंदर करवा देने चाहिए, जी ताकि राष्ट्र जो अब पूरे 5 साल इलेक्शनियरिंग में लगा रहता है, इलेक्टोरल कैंपेन्स और मशीनरी प्रोसेसेस में लगी रहती है, जी वो काम उनका 7 से 8 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में फ्री होने के बाद 4 साल वो डिवोट कर सके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में, गुड गवर्नेंस में, जुडिशरी के साथ बेटर एग्जीक्यूटिव के कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करने में, बेटर पॉलिसीज को बनाने में, पॉलिसी पैरालिसिस को खत्म करने में, एटसेट्रा। उसके लिए ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। हमारा देश, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या हम एक आम सोच देखें कि पूरा देश है, जो समाज है, लोग हैं, वो कहते रहते हैं कि इलेक्शंस तो होते ही रहते हैं, आते रहते हैं इलेक्शंस, क्या उनकी सोच बदलेगी? वो एक समय पर एक इलेक्शन होगा, उसके लिए क्या तैयार है हमारी सोसाइटी? तैयार है, देश तैयार है? उसके लिए ये तैयार कुछ है भी सही। अब तैयार कितना है मैं आपको उसके लिए बता देता हूं कि 22,000 के करीब सजेशंस आई है इसकी फेवर में जी एक्सपर्ट्स की तरफ से, जो लीगल ल्यूमिनरीज हैं, जो हमारी पॉलिटिकल अथॉरिटीज हैं। 45 पार्टीज में से 10 ने अपोज किया और 30 पार्टीज ने इसको स्ट्रांगली सपोर्ट किया, 5 का रवैया कुछ इन बिटवीन था, और सब इसके फेवर में चाहते हैं। और जो आज आपने ये एक डिस्कशन रखी है, इसकी माइन्यूट डिटेल्स को समझने के बाद जी कि इसके डिफरेंट मल्टी एस्पेक्ट्स क्या हैं, मेरा ना सिर्फ मानना है बल्कि बहुत ज़्यादा मैं इस बारे में आश्वस्त भी हूँ कि नेशन विल स्टैंड अप एंड सपोर्ट दिस एक्ट होल हार्टेडली। सभी को मिलजुल के, चाहे विपक्षी पार्टियां भी हैं, बिल्कुल, उनको भी बिल्कुल एक सर, साथ आना चाहिए। बिल्कुल और इसमें देश का भला ही है, कहीं ना कहीं समय बचता है। बिल्कुल। एक वर्ष भर करीब, आपने बताया भी था हमारी चर्चा में कि एक साल भर हमारा कहीं ना कहीं खराब चला जाता है इलेक्शंस में। सर अब ये आप देखिए ना जी कि मैंने कहा कि 5 साल के बाद तो लोकसभा के इलेक्शन है, 2 महीने का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ है, जी हर साल 5 से 7 असेंबलीज का इलेक्शन है, 1.5 से 2 महीने का वो है। तो ये अगर टोटल मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 1 साल यानी कि 12 महीने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। देश की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, पॉलिटिकल मशीनरी 4 साल काम करती है, और पॉलिटिकल मशीनरी तो उससे भी कम करती है, क्योंकि अगर एक इलेक्शन अक्टूबर में आ गया तो जनवरी से उसकी तैयारियां शुरू। जी हाँ। तो ये प्रोसेस सारा इसको खत्म हो जाएगा, और मैं ये कह रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने और भी ज़्यादा ले ले तो 10 महीनों में इलेक्शन का काम ख़त्म हो जाएगा, और देश को एक नई दिशा भी मिलेगी, दशा भी मिलेगी, इन द सेंस कि इलेक्टोरल टाइम्स में जो भी टीवी पे, सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम कुछ चैनल्स पे जो डिबेट्स चलती हैं, जो डिस्कशंस चलती हैं, उनका बेनिफिट इलेक्शन में लेने के लिए उनकी ओरिएंटेशंस और एंगल्स कास्ट और कम्युनल होते हैं। अगर एक बार इलेक्शन का काम निपट गया जी, उसके बाद देश एक डेवलप्ड देशों की श्रृंखला में खड़ा हो जाएगा, और उसके बाद एक जो मिडिल क्लास है हमारा, अपर मिडिल क्लास है, और जो इंटेलिजेंशिया है, वो डिबेट्स की एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल और डायरेक्शन बदलेंगे, और वो होगा पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन बजटरी प्रोविजंस। हमारा देश का 50 लाख करोड़ का बजट सेंटर का है जी।
मल्होत्रा साहब, हम इकोनॉमिकली और सोशली बात करेंगे एस्पेक्ट पर, लेकिन मैं उससे पहले पॉलिटिकल हम बात कर ही रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पार्टियों को फायदा होगा, हम ये सोच सकते हैं, लेकिन क्या क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान की संभावना है कि ऐसे कि हाशिए पे ही चले जाए, वो खत्म ही हो जाए क्षेत्रीय पार्टियां? देखिए, वो एक एंगल से जिससे सोच रहे हैं कि हमें नुकसान होगा, ऐसा नहीं होगा। नुकसान की बजाय उनकी लीडरशिप को फायदा होगा, उनकी लीडरशिप में डिसेंट्रलाइजेशन होगा जी। अब हर पार्टी का जो अध्यक्ष है, जो नेता है, वो एक डिक्टेटर है। वो हर जगह नहीं पहुंच पाएगा, वो हर जगह नहीं पहुंच पाएगा और जी। उसको लोकल लीडरशिप को डेवलप करना पड़ेगा, जी जी जी। क्योंकि इलेक्शन कैंपेन का टाइम मिलना है सिर्फ 1 महीना। तो डिबेट्स होंगी और आपको एड्रेस करना पड़ेगा नेशन को सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे। यूं पहले तो वो हर इलेक्शन में गली गली वोटर्स तक पहुंचते थे ना, वो सिस्टम बंद हो जाएगा और लोकल लीडरशिप उभर के आएगी, जो कि लोकल नीड्स को भी आगे प्रेजेंट करेगी। और एक नई चीज, पार्लियामेंट और पब्लिक के बीच में कनेक्ट डेवलप होएगा, मिनिस्ट्रीज और मासिस के बीच में कनेक्ट डेवलप होएगा, टॉप और बॉटम के बीच में कनेक्ट डेवलप होएगा, पॉलिसी मेकर्स और पॉलिसी सीकर्स एंड रिसीवर्स के बीच में कनेक्ट डेवलप होएगा, और रिलीफ प्रोवाइडर और रिलीफ सीकर्स के बीच में कनेक्ट डेवलप होएगा। एक सिस्टम आम आदमी की रेंज में आ जाएगा। उससे ये सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अब 4 साल सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और ग्रास रूट को कनेक्ट करने के लिए, पॉवर्टी एलिविएशन के लिए, ये सब प्रोग्राम के लिए काफी टाइम होगा। जी। दर्शकों को बता दें, साथ ही साथ वो देख भी पा रहे हैं हमारी डिस्प्ले पर हर राज्य के किन किन राज्यों में कितने कितने असेंबलीज हैं, और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, और जो विधानसभा की कितनी सीटें हैं, और एक साथ अगर उनका चुनाव होता है तो किस तरह से फिर वो कनेक्टिविटी हम देख पाएंगे, किस तरह से उसका फायदा होगा वन नेशन वन इलेक्शन में। सर, हम बात कर रहे थे क्षेत्रीय पार्टियों की, तो क्या जो आइडियोलॉजी पर भी फर्क पड़ेगा? जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके जो वहां पर नेता होंगे छोटे, उनका भी एक चेहरा उभर कर आएगा, है ना? एक तरह से राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं, उन राष्ट्रीय पार्टियों के सब एक साथ चुनाव होगा तो वो वहां पर तो नहीं पहुंच पाएंगे सभी लोग, तो वहां पर उनका चेहरा भी उभरेगा, उनकी विचारधारा भी, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको भी बल मिलेगा। इस पर क्या कहेंगे? सर, क्षेत्रीय पार्टियों को अपना जो उनका पैरोकियल संकीर्ण दृष्टिकोण है, उसको राष्ट्रीय दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में बदलना पड़ेगा। क्या बात है। उनको पहली बार ये पता लगेगा जब 4 साल सरकारें फ्री हैं जी। आपके बेनिफिट के लिए, तो जो लगातार इलेक्शंस के कारण बिजनेस क्लास का सप्लाई चेन बिजनेस मैकेनिज्म डिसरप्ट होता था, अफेक्ट होता था, बंद हो जाता था जी। जो उनकी प्रोडक्शन, जो कि 550 मिलियन माइग्रेटरी लेबर है, जो बार बार इलेक्शंस के कारण अपने गांव में जाती थी, जी जी। वो अब एक बार जाएगी। उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर 4.5 साल, या आप कह लीजिए कि सिर्फ 2-3 महीनों को छोड़कर जी, बाकी 4 साल और 7-8 महीने उनके पास रेगुलर वो लेबर अवेलेबल होएगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स इसलिए नहीं आ रहे, वो कहते हैं कि आपके तो यहाँ हर रोज ही इलेक्शंस हैं। जो पॉलिसी डिसीजंस इंडस्ट्रियलिस्ट को, कैपिटलिस्ट को और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को चाहिए, वो पॉलिसी पैरालिसिस के कारण, क्योंकि गवर्नमेंट्स फंक्शन नहीं करती पूरा 1 साल, जी जी जी, और फिर अगर करती भी हैं तो दूसरे इलेक्शंस में मिनिस्ट्रीज लगी रहती हैं, उनको बहुत अच्छा बल मिलेगा। सर, 2 और बड़े पॉइंट हैं। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक टीचर है, वो 5 के 5 साल इलेक्शन कराने में लगा रहता है, उसकी टीचिंग का प्रोफेशन अफेक्ट होता है। हेल्थ वर्कर हेल्थ के काम पे कम ध्यान दे रहा है, वो इलेक्शन के काम पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, सेंट्रल पॉलिसीज हैं, उनके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी नहीं ध्यान दे पा रहे सर, सब इलेक्शन में ही लग जाते हैं। हाँ, और इसको कहते हैं कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, यानी कि वो जब अपने काम पे पूरी तरह से कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे, जी पीएम इलेक्शनियरिंग से अलग अपने ऑफिस पे फोकस करेंगे,
विकसित भारत का जो उन्होंने कहा है ना, जी, जी। वो इसलिए कहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए मल्होत्रा साहब कि आप प्रशासनिक अधिकारी रहे, आपने अपने समय में चुनाव करवाए, तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, और अब चाहेंगे कि वो रिजॉल्व हो जाएंगी सभी, वो तो प्रॉब्लम नहीं रहेंगी अब? सर नहीं, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होएंगी, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन सब सामने आएंगे। मैंने कहा ना कि हम जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो 6 महीने पहले से हमारी मशीनरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम छोड़ के वोटर लिस्ट की अपडेशन, जी, ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने, ऑब्जेक्शंस की डिस्पोजल करनी, नए वोटर कार्ड बनवाने, नई वोटर लिस्ट बनवानी। सर अब आप देखिए ना कि इस बिल में तो है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कराए जाए लोकसभा और असेंबलीज के। जी, सजेशन में स्टैंड कर रहा है कि विद इन 100 डेज जो लोकल बॉडीज हैं और पंचायतें उनके भी इलेक्शन कराए। और सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग सजेशन जो माननीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय ने दी है, जी, वो दी है कि आपके वोटर कार्ड और वोटर लिस्ट सेंटर से लेके और ग्राम सभा तक एक हो, जी, ताकि उसमें एरर्स की संभावना ना हो। अब कॉरपोरेट की अलग है, कॉरपोरेशंस की अलग है, ग्राम पंचायत की अलग है, लोकसभा और असेंबली की तो सेम है। जी, लेकिन ये इतना टाइम कंज्यूमिंग है, एक ही पब्लिश हो जाएगी ठीक। और लिटिगेशन बड़ी कम होएगी, मल्टीपल लिटिगेशंस खत्म हो जाएंगे। जी, जी, ये तो सर इट इज गोइंग टू हैव ए बिग चेंज इन द नेशनल सिनेरियो आफ्टर दिस एक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक। अच्छा, मैं ये भी, नरेंद्र जी देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन और वन वोटर, इसको आप कैसे देखते हैं? कोई बंगाल का वोटर है, पंजाब में है, पंजाब का महाराष्ट्र में है, तो इसमें क्या, इसको भी एक साथ कर दिया जाए तो क्या? सर ये एक साथ होएगा तो वो पोस्टल बैलेट का प्रोविजन है सर। बंगाल वाला अगर उसका वोट जहां भी है, हाँ, हाँ, उसको पोस्टल बैलेट दे दिए जाते हैं, जी, वो पोस्ट कर सकता है और वो बकायदा है पॉसिबिलिटी? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वो कोई इशू नहीं है। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे आपने सरकारी कर्मचारियों को बताया था, उसके बारे में बार बार ड्यूटीज़ देनी पड़ती हैं, चुनावी ड्यूटी से उनको छुटकारा मिल जाएगा और बहुत सारे समय की बचत होगी। इकोनॉमिकली कैसे अफेक्ट करता है पूरे नेशन में, जब हम बात करें कि माइग्रेंट के तौर पे देखें, बिहार के जब हमारे साथी मजदूर साथी होते हैं बहुत जगह जगह पर, तो उनको बार बार जाना पड़ता है, ट्रेनें भर भर के जानी पड़ती हैं, दूसरे दिन इलेक्शन हो रहा है, फिर बार बार हो जाता है, तो इकोनॉमिकली कैसे अफेक्ट करेगा? सर इकोनॉमिकली ऐसे अफेक्ट करेगा कि माइग्रेंट लेबर्स की समस्याएं, ओरिजिनल लेबरर्स की समस्याएं, मिडिल रेंज मैनेजर्स की समस्याएं, इन्वेस्टर्स की समस्याएं, कैपिटलिस्ट क्लास की समस्याएं, क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेशन के पास और पॉलिटिशियंस के पास पूरा 4 साल का वक्त है इन सब चीजों के लिए, जी, तो वो अक्रॉस द टेबल बैठ सकेंगे जी, और उनकी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। अब सर अगर एक सड़क टूट गई है बिहार के इंटीरियर में, यूपी के इंटीरियर में, तो जब कभी उनका भाग्य जागेगा तो वो सड़क बनेगी, क्योंकि जो सारा चैनल है वो इलेक्शनियरिंग में लगा हुआ है। उसके बाद 2 मिनट में किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज डालना, अब ऐसे ऐप आ गए हैं जी, आपकी प्रॉब्लम्स के लिए। उसके बाद वो डाउन द लाइन जिसने उसका एस्टीमेट बनाना है, उसने एस्टीमेट सबमिट करना है उस अथॉरिटी को जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है मनी रिलीज करने में, जी, और ग्राउंड पे काम हो जाएगा, ग्राउंड पे काम इजीली हो जाए। इकोनॉमी को सर अगर 4th गियर में डालना है, 5th गियर में डालना है, जी, जी, और अगर कोई एक्ट बुलेट ट्रेन के इंजन की तरह काम करेगा तो वन नेशन वन इलेक्शन। बार बार जो बैरिकेड्स आ रहे हैं, बार बार इलेक्शन हर हो रहे जगह हैं, ही वो- सर आप और मुझे ही ले लीजिए, जी, 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 मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो था, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में बैरिकेड्स हैं, वो देश की डेवलपमेंट में है, बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रोग्रेसिव विजन में है, वो रीजनल पार्टीज को नेशनल विजन दे ही नहीं पाती। भाई अब एक ग्लोबल इन्वेस्टर आता है, उसका क्या महत्व है ये गांव इंटीरियर बिहार या इंटीरियर यूपी के गांव वालों को, उड़ीसा वालों को पता ही नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद तो वो आमने सामने खड़े होंगे, इससे इतना फर्क आएगा इकोनॉमी में, बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को। जी, आइए अब हम स्टूडियो से बाहर देखते हैं कि आम जनता की क्या सोच है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। हमने उनसे बात की है और देखते हैं उनकी सोच क्या है।
गवर्नमेंट के द्वारा 2024 में एक अच्छा वेलकम स्टेप लिया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो हर रोज़ के इलेक्शंस के साथ हर तरीके का काम हमारा स्थगित होता है, इतनी सारी वर्क फोर्स, इतने सारे सिविल ऑफिसर्स, इतने सारे इलेक्शन ऑफिसर्स हम लोग डिप्लॉय करते हैं, वो सारा काम एक बारी में ख़त्म हो जाएगा। लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। सरकार ने जो भी डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि इससे हमारी बहुत ज़्यादा समय और हमारी बहुत ज़्यादा जो फजूल खर्ची है उसमें जो है बहुत ज़्यादा कटौती होने वाली है। हमारा देश एक इलेक्शन और एक नेशन की तरफ बढ़ेगा तो हमारे विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ होंगे, तो इससे हमारा जो खर्चा है वो बहुत कम होगा। अलग अलग चुनाव अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं, स्टेट्स में अलग अलग जगह पे होते हैं। हर क्षेत्र में हर नागरिक को विकास मिले, यही वन नेशन और वन इलेक्शन में होना चाहिए। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट था ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिया था। एक टाइम पे हम इलेक्शंस करवा रहे हैं तो जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर है फोर्सेस का वो भी बचेगा और जितने हमारी एक्स्ट्रा फोर्सेस हैं वो भी बचेंगी और उनको किसी प्रोडक्टिव काम में और ज़्यादा मजबूत करने की सोच सकते हैं। जी, देखा हमने आम जनता की क्या सोच है, हमारे दर्शकों की क्या सोच है, और वो भी एकदम से इस मल्होत्रा साहब पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, मैं इस पे सर कुछ कहना चाहूँगा। जी जी प्लीज। देखिए सर, जो हमारा पिछला लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उस लोकसभा के इलेक्शन में 4000 करोड़ रुपए का जी खर्चा हुआ और सारी असेंबलीज को मिला के ये खर्चा 15,000 करोड़ के करीब बनता है, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। और उधर एक कैंडिडेट को लोकसभा के चुनाव के प्रोपेगेंडा के लिए 90 लाख रुपए की परमिशन है और असेंबली के लिए 40 लाख है जी एक मेंबर को। तो ये जो अनअकाउंटेड और अकाउंटेड एक्सपेंडिचर है ये तकरीबन 6 से 7 लाख करोड़ में बनता है। और अब जो ऑफिशियल एक्सपेंडिचर होएगा वो सिर्फ 7 से 8,000 करोड़ के बीच में होगा, यानी कि वो आधा हो गया जी। और पॉलिटिकल पार्टीज का एक्सपेंसेस भी बहुत कम होएगा और हमारी जीडीपी को 1.5% का फायदा होगा, यानी कि हमें 5 लाख प्लस 5 लाख करोड़ के बजट में इजाफा होगा, जो कि हम हेल्थ सेक्टर पे, डिफेंस सेक्टर पे, एजुकेशन सेक्टर पे, मेडिकल पे इन्वेस्ट कर सके। ऑडियंस ने मेन ये कहा कि खर्चा कम होगा। उस खर्चे वाले एस्पेक्ट को मैं थोड़ा रैशनली डील करना चाहता था कि इसके डायमेंशंस क्या हैं, क्योंकि जो एमएलए और एमपी के चुनाव प्रचार में जो पोस्टर अलग अलग छपते थे, अब वो एक ही पोस्टर छपेगा और अगर उसमें म्यूनिसिपैलिटी का भी आ जाता है और अगर उसमें पंचायतों का भी आ जाता है तो देखिए उनके एक्सपेंडिचर कोइंसाइड कर गए जी। जहां अलग अलग पोस्टर्स थे वो सेम हो गए जी। और उन्होंने नेशनल डिबेट्स में एड्रेस करना है पब्लिक को, इतना ज्यादा समय भी नहीं है। तो एक्सपेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जीडीपी को 4 से 5 लाख करोड़ का फायदा होने वाला है। बहुत बड़ी बात है सर। इस समय हमारा बजट 50 लाख करोड़ का है और हमारा 55 लाख से ज्यादा चला जाएगा। और ये मेरे ख्याल से 10% तो यही हो गया। ये बिल्कुल 17% खर्चा 17% जी जी। और 50 लाख करोड़ के करीब हमारी स्टेट्स का भी बजट है, यानी कि हमारे पास 95 लाख करोड़ प्लस हमारे डिस्पोजल पे है। और उसमें अब इलेक्शन का बहुत कम हो जाएगा और पॉलिटिकल पार्टीज के भी एक्सपेंसेस 1/10 रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, समय की भी बचत होती है सर, और वही टाइम हमारा बचेगा। वो तो है सर, पॉलिसीज को स्ट्रेंथन करने में हमारा टाइम लगेगा जी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारा वेव्स है, उस पर भी आप ये हमारा कार्यक्रम देख सकते हैं। और डीडी हरियाणा और डीडी चंडीगढ़ के साथ साथ आप हमारे डीडी हरियाणा के यूट्यूब चैनल पर भी ये कार्यक्रम देख सकते हैं। दूरदर्शन चंडीगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं। मल्होत्रा साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और हम तमाम बातें कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर। तो मैं अभी ये जानना चाहूँगा कि संविधान के जो 5 अनुच्छेद हैं और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 में आया था, उसके संशोधन में कितनी जटिलताएं हैं, उनको संशोधन करना, और पॉलिटिकल एंगल से वो कितना ठीक रहेगा या कुछ उसमें जटिलताएं आएंगी, उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए हमारे दर्शकों को। सर, हमारा जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है जी, हमारा दिल्ली गवर्नमेंट का जो एक्ट है इलेक्टोरल, हमारा जो चंडीगढ़ और दूसरी यूटीज का है, सबकी अमेंडमेंट का प्रावधान इनमें है। जो मैंने बताया ना, 82(1) to 82(6), 83, 127,
23-27 में सारे प्रावधान हैं और एक एक करके वो डील किए जा रहे हैं, और जो ड्राफ्ट बना है जी वो इतना एक्सीलेंट है कि वो मैं कंपेरेबल विद जो फॉरेन के जो बिल्स के ड्राफ्ट होते हैं उससे भी उसका एज ओवर है। जी एक विजन जो गवर्नमेंट का है वो इतना अच्छा है, वो इतना क्लियर है, वो इतना प्रोग्रेसिव है, वो इतना डेवलपमेंटल है, वो इतना ग्लोबल है कि अभी से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आने शुरू हो गए कि इन व्यू ऑफ दीज थिंग्स वी आर रेडी टू इन्वेस्ट द मनी। जी वो चाहते हैं कि हम 5 रुपए लगाएं तो हमें कम से कम 10 रुपए तो मिले, लेकिन सिस्टम ही नहीं चल रहा तो कहाँ से कमा लेंगे पैसे। जी जी दिस वे इज गोइंग टू बी क्लियर आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। अच्छा, आप बता रहे थे कि जो पॉलिटिकल कई बार हम बात करते हैं कि जो विपक्षी दल हैं वो सहमत नहीं होते हैं, तो राजनीतिक अनिश्चितताएं हैं उनको कैसे दूर करने में कारगर होगा? राजनीतिक अनिश्चितताएं उनके लिए हैं जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट्स हैं, जो यूं इधर उधर की करके फायदेमंद 5-10 सीटें ले लेते हैं और गवर्नमेंट को बार्गेनिंग पोजीशन में ले आते हैं, जी जी जिनका कोई विजन नहीं है सिवाय सत्ता में रहने के, सत्ता की दलाली करने में। देश के विकास से कोई देश के विकास से उनका लेना कोई देना। लेना देना ही नहीं। जी सर वो ऐसे ही हो जाएंगे जैसे चाय की छलनी में चाय तो रह जाती है और बाकी चीजें अलग हो जाती जी जी है। दिस एक्ट विल प्रूव ए फिल्टर which will clearly make the difference between black and white. ओके। So clear about it. मल्होत्रा साहब, मैं ओवरऑल आपका रिव्यू जानना चाहूँगा इसके बारे में। एक बार हम लास्ट क्लोजिंग का समय है हमारा कार्यक्रम का, और आप ओवरऑल बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शंस का क्या क्या फ़ायदे रहेंगे और कितना इम्पैक्टफुल रहेगा। एक बार दर्शकों की तरफ से दोबारा से आप बताइए। सर ये एक्ट एक लिफ्ट की तरह काम करेगा जो एक डेवलपिंग नेशन को डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में लाके खड़ा कर देगा। मैंने हर चीज़ को बड़ा ही लॉजिकली डील इसलिए किया है ताकि मेरी बात सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट फिलोसॉफिकल डिक्टम ना लिया जाए, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मुझे कोई वोट नहीं लेने, मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। जी मैं तो एक थिंकर हूँ जो कि सरकार की पॉलिसीज़ पर टाइम टू टाइम दूरदर्शन के माध्यम से और सोशल मीडिया चैनल मेन स्ट्रीम मीडिया में बोलता रहता हूँ। ये वन नेशन वन इलेक्शन, जी ये जो वन नेशन उभर के आएगा वो एक डेवलप्ड नेशन होगा, प्रोग्रेसिव नेशन होगा, जी जिसकी ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी भी होगी जी और ग्लोबली रिकग्निशन भी होगी। और इस समय दूसरे देश हमें हर चीज़ में कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो कई मायनों में अमेरिका से बेहतर है, कनाडा से बेहतर है, और जब इतने डेवलप्ड नेशन से वो बेहतर है जी और इस उसके आने के बाद मेरे ख्याल से जो हमारी डब्बे थे जी उनके आगे बुलेट ट्रेन का इंजन लगेगा और हमारी प्रोग्रेस की स्पीड रियली इट विल प्रूव ए जेट स्पीड। 2047 तक जो विकसित भारत की संकल्पना है प्रधानमंत्री जी की, वो कहीं ना कहीं साकार हो जाएगी। एक माइलस्टोन है अपने आप में, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है और इससे एक कदम और आगे हम बढ़ेंगे और जल्दी मुझे लगता है विकसित भारत सर होगा। मासेस में एक एंथुसियाज्म है। आप हमारे स्टूडियो में आए नरेंद्र कुमार मल्होत्रा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर थैंक यू। दर्शकों, थैंक यू वेरी मच। आप हमारा ये कार्यक्रम डीडी चंडीगढ़, डीडी पंजाब और डीडी हरियाणा पर देख सकते हैं, और साथ ही साथ डीडी चंडीगढ़ के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, और दूरदर्शन का हमारा OTT प्लेटफॉर्म है वेव्स, उस पर भी आप ये कार्यक्रम हमारा देख सकते हैं। तो फिर किसी खास मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, सर मुखातिब होंगे आपसे, और तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।